सभी प्रबुद्धजनों से निवेदन है कि वे सभी राष्ट्रगान के लिए यथास्थान खड़े हो जाएं। भारत जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आरोग्यता अलौकिकता का पर्याय है जो तमस से प्रकाश की ओर ले जाता है। सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह है कि कृपया प्रज्वलित करें और कार्यक्रम का शुभारंभ। प्रत्येक शुभ कार्य का आरंभ दीप प्रज्वलन से होता है। यह दीपक उत्साह, शांति, सुख, समन्वय, आरोग्यता, अलौकिकता का पर्याय है जो तमस से प्रकाश की ओर ले जाता है। सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह है कि कृपया दीप प्रज्वलित करें। विश्वविद्यालय की महिला शिक्षा बोर्ड 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है, जिसका केंद्रीय विषय है फुटप्रिंट्स ऑफ वुमेन इन मेकिंग ऑफ भारत, राष्ट्र निर्माण में स्त्री शक्ति का योगदान। आज की संगोष्ठी के सभी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन के साथ ही विद्या, बुद्धि, ज्ञान, वाणी, संगीत की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की उपासना व स्तुति हम सभी को यशस्वी व संयमित बनाए। इसी शुभेच्छा के साथ माँ शारदा की वंदना प्रस्तुत है। कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।
विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के तत्वावधान में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सौजन्य से एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के सहयोग से नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है, जिसका केंद्रीय विषय है फुटप्रिंट्स ऑफ वुमेन इन मेकिंग ऑफ भारत, राष्ट्र निर्माण में स्त्री शक्ति का योगदान। आज की संगोष्ठी के सभी सम्मानित अतिथियों का से आग्रह है कि कृपया वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। चलते रहो, क्योंकि हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत भाषण हेतु प्रोफेसर बलराम पाणी सर को आमंत्रित करती हूँ। आप वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेजेस एवं स्टैंडिंग कमेटी NC-Web के चेयरपर्सन हैं। आपका अनुभव व विशेषज्ञता शिक्षा जगत को सदैव लाभान्वित करती है। सर, कृपया आप अपना संबोधन दें। Sobora Namaskar. Good morning to you all. In centenary year celebration of University of Delhi, it is an honor itself to gather here as NC-Web is organizing today's national seminar on footprint of women in making of Bharat. On this occasion, I first of all sincerely welcome to our chief guest, Sri G. Krishan Reddy, Honorable Minister of Tourism, Culture and Development of Northeastern Region of India, Government of India. Our Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Yogesh Singh Ji, Professor J.P. Singhal Ji, the President, ABRSL, Dr. Vikas Gupta Ji, the Registrar of Delhi University, and Professor Geeta Bhatt Ji, the Director, NC-Web, and all the professors, dignitaries, faculty members, participants, and dear student friends. Whosoever is present here, I welcome you all again. It is all about the footprints of women in making of Bharat. Means here, the primary unit of the society is woman. This is because women make a family, and family makes a home, and that home makes a society. And you know, societies are very essential and important component of a nation. And particularly in case of our own nation, that is Bharat, societies are having very, very essential and important role. And we can never think of the existence of women, means that is the society, without the contribution of the woman. Now, it is very, very evident that the footprints of women in making of Bharat are already existing. But thing is that only we will have to recognize them in proper way. Indian women have already planted their footprints in various and diversified fields. For example, starting from local to global. For example, it is 80% of farm work is undertaken by women in Bharat. Women constitute 35% in Bharat's technology. 11.7% judges in High Court are taken by the women. 9% of judges are in Supreme Court. Since 1963, Bharat has had 16 female chief ministers, and presently also one chief minister is working. And since 15th August
1947, 24 female governors were there. And right now one is working also. There's another 2 honorable presidents of India and 1 honorable Prime Minister of India, and presently 11 women Council of Ministers are working. Since it is their footprints are from global to local, means that local is right now we will have the presentation in global level. That is the 15 Indian women, their CEOs and MDs. That is in the leading global companies. And 10 Indian women, they are heading the global companies. And in 11 Indian women, they are the world's most powerful CEOs in the world level. And 7 women won the Olympic medal. And recently Commonwealth Games 2022, out of total 22 gold medals, 18 were won by the women. And women have consistently been playing a key role in transferring Bharat into a Sakt and Samarth Bharat. India is an ancient nation and rich in great tradition and cultural values, where the women have always occupied the place of prominence. And here, since it is the educational institute, and educational institute, the education is the only tool which can design the good shape for the making of Bharat. And whenever we talk about the tradition and culture, and it is directly attached to the education. Education is nothing but to educate your nature, behavior and character. And this nature and behavior, it includes your tradition. And this tradition is percolating from generation to generation. It is because of our Indian women. And that culture is the character. And that character is built up from your home itself, and where the importance of the home, it is based on the woman. So therefore, in all together, woman is everywhere. So therefore, that footprints of the Indian woman in making of Bharat, it is already there. And right now, the Indian women are very much energetic, visionary, and in true sense, the women are a great example of never say die spirit and have a source of inspiration for humanity since time immemorial. And you can start it from the Vedic till today also this modern age, women have the important roles. And in this seminar, there are 2 illuminating speeches of the eminent resource persons whosoever have been invited. This seminar will generate and project rays of light to recall the fight of Bharatiya women to place their footprints in science, social science, history, language, politics, sports, film, etc. and demonstrate some new ways to our new generation girls so that they can achieve inspiration and ultimately it will strengthen our nation, that is Bharat. So in all the sphere, the women have the important roles and they have already planted their footprints in making up Bharat. Again, I welcome to you all in this seminar, and again I say namaskar to you all. के लक्ष्यों एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन से संबंधित जानकारी हेतु मैं प्रोफेसर गीता भट्ट मैम को आमंत्रित करती हूँ। आप वर्तमान में नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड के निदेशक पद पर आसीन हैं। दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर योगेश सिंह जी, उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के
राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर जेपी सिंघल जी, नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड के चेयरपर्सन प्रोफेसर बलराम पाणी जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर विकास गुप्ता जी और सभागार में उपस्थित प्राध्यापक, प्रिंसिपल्स, विद्यार्थी, छात्राएं, आप सभी को नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय अपने शताब्दी वर्ष में अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर विविध अकादमिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी श्रृंखला में नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय सेमिनार में महिलाओं द्वारा भारत में अलग अलग कालखंड में हजारों वर्षों से इसकी जो यात्रा रही है उसमें उनका क्या योगदान रहा, समाज में उनकी क्या भूमिका रही, इस पर चिंतन, मनन, संवाद और परिचर्चा करने की दृष्टि से इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। नारी जीवन में यथार्थ, पुरुषार्थ और परमार्थ, यह तीनों हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलते हैं। मानव इतिहास के प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद में प्रकृति, जो कि हर जीव की पोषक है, उसे भी नारी के रूप में ही वर्णित किया गया है। नारी संदर्भ में एक गौरवमयी विरासत के पश्चात यह भी देखने को मिलता है कि अलग अलग कालखंडों में महिलाओं ने अनेक चुनौतियों का अनुभव किया और अपने पराक्रम, बुद्धिमत्ता, कला, कौशल, समाज के द्वारा समाज और परिवार और देश को संरक्षित करने में अपना योगदान दिया। भारतीय इतिहास की यशस्वी स्त्रियां वह सिर्फ किसी समाज के किसी एक भाग से नहीं आती थी, बल्कि समाज का लगभग हर तबका उससे ऐसी महिलाएं नहीं जिन्होंने कि अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से हर क्षेत्र में, चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे दर्शन, अर्थ, शिक्षा, प्रशासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन, हर आयाम में अपना योगदान दिया है। यह 2 दिवसीय सेमिनार जहां इतिहास के पन्नों का अनुस्मरण करने की योजना रखता है, वहीं 21वीं शताब्दी में आज के जो प्रासंगिक विषय हैं और भविष्य के भारत में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इसके संदर्भ पर भी बातचीत करेगा। आज वैश्विक पटल पर भारत की अपनी एक अलग पहचान बनी है और इसी संदर्भ में अगले 25 वर्षों में, चाहे वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार हो या स्किल ट्रेनिंग, कौशल के द्वारा स्त्रियों की भूमिका क्या रहेगी, इस विषय पर भी इस सेमिनार में बातचीत की जाएगी। नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड यह विश्वविद्यालय का एक ऐसा संस्थान है जो 1944 से शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करने में अग्रसर है। इस यात्रा के अनुभवों और अपने छात्राओं जो कि अधिकतर समाज के उस हिस्से से आती हैं जिसे कि हम आज एस्पिरेशनल भारत कहते हैं, जो कि समाज और देश के लिए बहुत बढ़ चढ़कर कुछ करना चाहती हैं, उनसे प्रेरणा लेकर इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड के माध्यम से पिछले लगभग 8 दशकों में 1,30,000 से भी अधिक छात्राओं को डिग्री प्रदान की है। आज भी लगभग 32,000 छात्राएं इस बोर्ड के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय में एनरोल्ड हैं। यही नहीं, इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय वित्तीय सहायता के रूप में भी लगभग हर वर्ष 1,000 छात्राओं को सहायता करता है। माननीय कुलपति जी के मार्गदर्शन से नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड की छात्राओं के लिए नए नए आयाम, जिसमें कि स्किल ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण आयाम है, उसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आशा है कि हम सभी कुछ सीखकर और बौद्धिक रूप से और समृद्ध होकर इस 2 दिन के सेमिनार से निकलेंगे। मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री महोदय श्री किशन रेड्डी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपनी
इतनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद हमारे आग्रह पर यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में रहने का आग्रह स्वीकार किया। आपकी उपस्थिति से आयोजकों और प्रतिभागियों दोनों को ऊर्जा और प्रोत्साहन मिला है। धन्यवाद। जय भारत। आभार मैम। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सन 1944 में नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई, जिसकी अकादमिक व रचनात्मक गतिविधियों व उपलब्धियों की एक लंबी सूची है जो आज तक अनवरत जारी है। आइए एनसीवेब के इस शानदार सफर को लघु चलचित्र माध्यम से समझने का प्रयास करें, जिनके प्रयासों से ये मूवी तैयार हुई। प्रोफेसर अवधेश कुमार, डॉक्टर आलोक कुमार, मृदुला भाटिया और सत्येंद्र शुक्ल जी का विशेष आभार। देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय इस वर्ष अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। 1 मई 1922 को दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना केवल 3 महाविद्यालयों सेंट स्टीफेंस, हिंदू और रामजस के साथ हुई थी, जिनमें 750 विद्यार्थियों ने शिक्षा की शुरुआत की थी। तब से आज तक 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा में दिल्ली विश्वविद्यालय से लाखों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। केवल 3 महाविद्यालयों की छोटी सी शुरुआत से हमारे विश्वविद्यालय में अनेक महाविद्यालय और संस्थान जुड़ चुके हैं, जिनमें विभिन्न विषयों का अध्यापन किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण संस्थानों में एक महत्वपूर्ण संस्थान है नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड यानी एनसीवेब, जो स्त्री शिक्षा को समर्पित दिल्ली विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब के लिए बहुत ही गर्व की, सम्मान की और खुशी की बात है कि आज हम साक्षी हैं इस समय के जब विश्वविद्यालय ने 100 वर्ष पूरे किए। 1944 में विश्वविद्यालय ने एक और बहुत अच्छा काम किया, जो नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड की स्थापना करी। तभी से ये छात्राओं की शिक्षा की व्यवस्था करता है, उनको जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है उसके तरीकों को सिखाता है। न जाने कितने छात्राओं के जीवन में इसने परिवर्तन लाया होगा। और ये एक बहुत अनूठा प्रयोग है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ। आपको जानकर अच्छा भी लगेगा कि एक समय में 30-30 हजार छात्राएं पढ़ती हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आता है। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो एफर्ट है वो छात्राओं की तरफ से लगता है, क्योंकि हमारे 2 कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये प्रोग्राम चलता है और बहुत सारी अंडर प्रिविलेज सेक्शन से आती हैं। बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स के पास उतने पैसे भी शायद ना होते होंगे, लेकिन जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो यहाँ से निकलने वाली छात्राओं ने अद्भुत उपलब्धियाँ हासिल की हैं जीवन के हर क्षेत्र में। और दूसरी जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि समझ की समझ को विकसित करना ही शिक्षा है, उस समझ पर जो ये वुमेन एनसीवेब काम करता है उसके लिए मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा जो टीचर्स को जो इससे एसोसिएटेड हैं, इसकी डायरेक्टर को और बाकी लोगों को, जिनके परिश्रम से ये एक बहुत ही मजबूत वटवृक्ष बनाया है दिल्ली विश्वविद्यालय का। और दिल्ली विश्वविद्यालय को गर्व है कि जो 1944 में एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ वो आज अपने विशाल रूप में, विराट रूप में हम सबके सामने है। दिल्ली के लोगों की और देश के लोगों की सेवा करता है। आप सबको ढेर सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। वर्ष 1944 के सितंबर माह में सिर्फ 3 छात्राओं के साथ की गई थी। वर्ष 2022 में एनसीवेब के विभिन्न केंद्रों में लगभग 32,000 छात्राएं स्नातक और परास्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। NCVEB, it is the premier institute exclusive to the women adapted to underprivileged section. It is very, I can say it is the premier institute not only in Delhi University, I can say
It is all over India. I mean, such a big university and such a primary students nowhere. So it is doing its tremendous job. Means everywhere. Means there are many training centers. Means besides giving educational training, means they are also giving some vocational training. And these students, particularly girl child and girl student, they are doing very well in their respective fields. And that's why I wish them all the best. As the chairperson of the NCWeb, I again say the NCWeb is not only the primary institute in Delhi University, but also it is in all India. NCWeb के बुनियादी उद्देश्य में स्त्री शिक्षा प्रमुख है। स्त्री शिक्षा स्त्री सशक्तिकरण, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर सशक्त एवं समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना NCWeb के लक्ष्य है। As part of centenary celebrations of University of Delhi, which was established in the year 1922, the Non-Collegiate Women Education Board is organizing a 3-day seminar to identify the footprints of women in making of Bharat. We all know that the women play a major role in the development of the country, and we are privileged that the Non-Collegiate Women Education Board is organizing this seminar to identify these footprints. When we see the role of the women, there are many national icons and international icons which have brought laurels to this country. So we have no doubt about it that the women are playing an extremely major role in making their house, making their country, making everybody proud about it. My best wishes, Namaskar, Jai Hind. NCWeb न केवल छात्राओं की शिक्षा की व्यवस्था करता है, बल्कि उनके चहुमुखी विकास और व्यक्तित्व के निर्माण की दिशा में भी योजनाएं तैयार और उनका क्रियान्वयन करता है। हमारी NCWeb की डायरेक्टर है गीता भट्ट मैम, उनके डायरेक्शन में हमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं और सारी जैसे हमारी टीचर्स हैं वो हमें सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। ऐसे नहीं है कि बस स्टडी हमारे प्रेजेंटेशंस होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारे क्लास के सामने खड़े होकर के, सारे प्ले भी होते हैं, मतलब सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। NCWeb ने छात्राओं के ज्ञानवर्धन के साथ ज्ञानरंजन यानी इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंफोटेनमेंट को ध्यान में रखकर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा बौद्धिक प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन भी समय समय पर किया है, जिनमें पोषण माह, खेलकूद प्रतियोगिताएं, योग कक्षाएं, रोजगार मेला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, स्किल डेवलपमेंट आदि प्रमुख हैं। यही कारण है कि NCWeb की छात्राएं नियमित महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से किसी भी प्रकार से पीछे या कमतर नहीं है। Good afternoon, I'm Vandana. I'm currently studying in PGDAV college under NCWeb. आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमारी है। मैं NCWeb के विराटा हाउस टीचिंग सेंटर में 3rd ईयर की BA कोर्स की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम रोशनी है, मैं PGDAV NCWeb सेंटर में BCom फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम श्वेता है, मैं PGDAV दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। My name is Rashmi. I'm pursuing BCom from NCWeb college, from PGDAV college NCWeb. मैंने NCWeb इसलिए चुना क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मुझे लर्निंग के साथ अर्निंग भी चाहिए था और NCWeb बेस्ट ऑप्शन था मेरे लिए। I chose NCWeb because I wanted to in a higher education alongside with my college studies. I'm pursuing CA, so it has been a really big help for me to be able to handle both my CA studies and also be able to complete my BCom studies as well. टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं जो हमारा सारा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट करवा देते हैं कम क्लासेस। गर्ल्स के लिए बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है जो हमें रेगुलर कॉलेजेस में मिलती है। We would also like to mention that since ma'am has started providing the opportunities, like for example, ma'am has arranged various webinars are there, seminars are there. There are various skills which you can learn. That is, the leadership skills are there, communication skills are there. Because ma'am has also done the MOU with the ICT Academy, and that academy is providing us the various opportunities, like that is the banking and the financial services. Because we are already aware that there are various sectors which are growing along after the pandemic also, and
now also along with the technology is there, marketing is there, leadership skills are there, communication skills are there. So all these spaces and the spheres of life are growing, and along with that NCWeb is already providing a very good and quality specification courses. So all in all, if you want to pursue the NCWeb as your graduation college, and along with that if you are pursuing any CA course, any IAS, any IPS, along with that, so it is a very good opportunity to avail. It is affordable, so you have to create the awareness along with that. And a special thank you to our Professor Geeta Bhatt ma'am, who is taking various opportunities and taking various and providing us a direction that we can pursue various courses along with our graduation courses. Thank you, sir. NCWeb के लिए एक गौरव का विषय है कि हमारी छात्राओं ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन किया है। आयुषी डब्बास ने दिव्यांग होते हुए भी यूपीएससी परीक्षा में 48वां स्थान प्राप्त करके अपना NCWeb और दिल्ली विश्वविद्यालय का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। इसी प्रकार NCWeb की छात्रा सुश्री लतिका ने एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में दूसरा और राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त करके राष्ट्र और दिल्ली विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। साइबर क्राइम के खतरों को ध्यान में रखकर NCWeb ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत भी की है, जिसमें NCWeb की छात्राओं को अपराधों से बचाव की ट्रेनिंग दी जा रही है और यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 50% से ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं, तो हमें कहीं लगा कि हमें इन लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे इस तरह के ऐप्स और सोशल मीडिया पे चीज़ें चली हैं जिसमें बेचारी बच्चियाँ फंस जाती हैं और उन्हें बाद में समझ भी नहीं आता कि वो क्या करें, किसके पास जाएं। तो एक एफर्ट हमने सोचा कि शुरू किया जाए NCWeb के साथ, कि जिसमें लड़कियों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया जाए। और जब हमने पहला प्रोग्राम किया, वो मिरांडा हाउस ने किया, उसमें हमने देखा कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। न सिर्फ ये कि पूरा हॉल भरा हुआ था, बल्कि लड़कियां ज़मीन तक पे बैठी हुई थी सुनने के लिए। NCWeb महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिला आत्मनिर्भरता और राष्ट्र सेवा के लिए संकल्पबद्ध है। समाज और भविष्य की आवश्यकताओं और संभावनाओं को ध्यान में रखकर भविष्य की नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं, ताकि किसी भी छात्रा की शिक्षा किसी भी कारण से, चाहे कारण आर्थिक हो या सामाजिक हो, बाधित ना हो। नॉन कॉलेजिएट की जो छात्राएं हैं वो अधिकतर छात्राएं समाज के एक ऐसे हिस्से से आती हैं जो आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रही हैं, और ऐसी छात्राओं के लिए, बच्चियों के लिए नॉन कॉलेजिएट के माध्यम से कई इस प्रकार की नए कार्यक्रमों के, नए प्रोग्राम्स को हम ध्यान में रखकर उनके लिए ला रहे हैं, जिनसे कि वह आगे आने वाले 21वीं शताब्दी की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए उनके अंदर सामर्थ्य होगी। जैसे कि आजकल सभी समाज में सभी लोग अपने आप को आगे चलकर एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो एक फॉर्मल एजुकेशन है उसके साथ साथ NCWeb की छात्राओं के लिए जो कौशल विकास की योजनाएं हैं या कुछ जो ऐसे कार्यक्रम हैं, स्किल के जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को भी NCWeb की छात्राओं के लिए लाया जाए। और उसके लिए कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिनके द्वारा इन बच्चियों के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज लाए जाएं, जिस प्रकार से फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम है या डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम है, और ऐसे कई और कार्यक्रम जिनसे कि उन्हें आगे चलकर उन्हें रोजगार मिल सके, उस पर आगे NCWeb इस बात का ध्यान रख रहा है। साथ ही आज 21वीं शताब्दी में जो महिलाएं हैं उनके लिए यह भी चुनौती है कि वो अपने आप को सशक्त रखें और सजग रखें। इसके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें आजकल की जो साइबर क्राइम है और साइबर सेफ्टी है, इसके बारे में भी जानकारी हो। ऐसी भी कई वर्कशॉप्स NCWeb की छात्राओं के लिए समय समय पर कराई जाती है। इसके साथ उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगे, इसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी कराने की योजना हर साल NCWeb के द्वारा करी जाती है, और पिछले वर्ष लगभग 8000 से भी ज्यादा NCWeb की छात्राओं ने इस
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को किया, जिससे उन्हें कि किस प्रकार से इंटरव्यू में कैसे जाना है, किस प्रकार से अपना बायोडेटा लिखना है, ऐसी बहुत सारी जो जानकारी है उनको सिखाई गई। आगे आने वाले समय में भी यही योजना है कि नॉन कॉलेजिएट की जो छात्राएं हैं उन्हें बिल्कुल कभी ऐसा ना लगे कि वो जो रेगुलर के जो छात्र छात्राएं हैं उनसे कहीं भी वो एक कदम भी पीछे रह रही है। हमारा वादा है कि NCWeb देश के प्रत्येक महिला तक शिक्षा का प्रकाश पहुंचाने का प्रयास करता रहेगा। जय हिंद। महत्वपूर्ण जानकारी से ओतप्रोत इस लघु चलचित्र की पूरी टीम का बहुत आभार। और अब मैं अपने आदरणीय कुलपति महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी सर को शॉल, स्मृति चिन्ह, पुस्तक व राष्ट्रीय प्रतीक पक्षी के प्रतीक रूप में मोर रूपी दीपक देकर भेंट स्वरूप देकर सम्मानित करें। युग पुरुष अम्बेडकर और द 13 प्रिंसिपल उपनिषद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ग्लोरियस जर्नी 100 ईयर्स पुस्तकें भेंट स्वरूप दी गई। आदरणीय प्रोफेसर बलराम पाणी सर से आग्रह है कि वह हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय प्रोफेसर JP सिंघल सर का शॉल, स्मृति चिन्ह एवं भेंट स्वरूप पुस्तक देकर अभिवादन करें। University of Delhi Glorious Journey 100 Years। इसी विशिष्ट क्रम में निदेशक NCWeb प्रोफेसर गीता भट्ट मैम से आग्रह है कि वे इस संगोष्ठी के अध्यक्ष संरक्षक प्रोफेसर योगेश सिंह सर को शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। कार्यक्रम को गति देते हुए अनुभवी उद्बोधन हेतु मैं आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सिंघल सर को आमंत्रित करती हूँ। आप वर्तमान में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष हैं। आप राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन रुकटा के विभिन्न पदों पर रहते हुए आपने सक्रिय दायित्व का निर्वहन किया है। सर को राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2015 में पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सर कृपया।
इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जी किशन रेड्डी जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति आदरणीय प्रोफेसर योगेश सिंह जी, चेयरमैन एनसीबैब और डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पानी जी, रजिस्ट्रार दिल्ली विश्वविद्यालय आदरणीय डॉक्टर विकास गुप्ता जी, एनसीबैब की डायरेक्टर और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के उच्च शिक्षा संवर्ग की सेक्रेटरी डॉक्टर गीता भट्ट जी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय आचार्यगण, प्राचार्यगण, प्रोफेसर्स, हमारे उच्च शिक्षा संवर्ग के अधिकारी प्रभारी आदरणीय श्री महेंद्र जी, इस सभागार में उपस्थित आमंत्रित बंधु बहनें, छात्र छात्राएं, ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हम राष्ट्र निर्माण में स्त्री शक्ति का क्या योगदान है इस पर बातचीत करने आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 2 दिन की संगोष्ठी में हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ऐसा कुछ नवनीत उससे निकालेंगे जिससे कि सही मायने में हम इस स्त्री शक्ति के बारे में जो परिचय नहीं है वो परिचय भी कर सकें और उनकी जानकारी भी प्राप्त कर सकें। ऋग्वैदिक काल से अगर हम ध्यान करें तो लगेगा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, जिसमें नारी शक्ति का योगदान बहुत ही असाधारण न रहा हो। ये बात अलग हो सकती है कि हमारे देश में ये काफी भार लगाया जाता है कि हमारे यहाँ बहुत मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही, इसलिए हो सकता है कभी कभी बहुत सारे योगदान को बहुत ज़्यादा आगे नहीं लाया पाया हो, बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं की गई हो, बहुत ज़्यादा उसको स्मरण नहीं किया हो। लेकिन उस जमाने से लेकर आज तक, चाहे मैत्रेय की बात करें, गार्गी की बात करें, फिर बाद में आए तो हम निवेदिता की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, कितने अनेक मैं नाम, सैकड़ों की तादाद में मैं नाम आपके सामने गिना सकता हूँ, आपकी जानकारी में भी होंगे, जिन्होंने की अपना असाधारण योगदान इस राष्ट्र निर्माण में किया है। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, भारत राष्ट्र की बात करते हैं, तो भारत राष्ट्र इज नॉट ए ज्योग्राफिकल एंटिटी मेयरली, ये केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। राष्ट्र का मतलब समाज से है, राष्ट्र का मतलब व्यक्तियों से है, और इस समाज से मिलकर के राष्ट्र बना है। भारत राष्ट्र समाज से मिलकर के राष्ट्र बना है, और समाज का निर्माण कौन करता है? समाज का निर्माण स्त्री करती है। और इसलिए अगर स्त्री के योगदान की बात करें तो उसको थोड़ा योगदान करना, कुछ नामों में उसको गिनती कर लेना, उनके बारे में योगदान की चर्चा कर लेना, शायद उनके साथ वो बात नहीं होगी जो होनी चाहिए। हम शायद वो तमाम बातों को नहीं ले पाएंगे जो लिए जाने चाहिए, और इसीलिए अक्सर हम कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में स्त्री शक्ति की, नारी शक्ति की जो भूमिका है वो अतुलनीय है। ऐसा क्या है? हर घर में उसका योगदान है। प्रत्येक घर में, आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं ऐसा कोई नहीं है, हमेशा ही कहा जाता है ना, हर व्यक्ति के पीछे, उस व्यक्ति की सफलता के पीछे किसी न किसी नारी का हाथ है। तो उस नारी का जो हाथ है हम हर व्यक्ति की सफलता में मानते हैं, हर कार्य की सफलता में मानते हैं। तो फिर ये कहना कि नारी शक्ति का योगदान कितना महत्वपूर्ण हुआ, ये बेईमानी हो जाता है। हमारे प्रत्येक घर में, समाज के प्रत्येक वर्ग में, समाज के प्रत्येक कार्य में
नारी शक्ति ने अपना अतुलनीय योगदान दिया है। और इसीलिए जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो हम राष्ट्र निर्माण में हम किसकी बात करते हैं? स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि किसी भी शिक्षा की जब बात करनी है तो चरित्र निर्माण की बात हमको करनी चाहिए, मानव निर्माण की बात करनी चाहिए। तो मानव निर्माण का संस्कार, चरित्र निर्माण का संस्कार तो घर से प्रारंभ होता है, और घर से स्त्री से प्रारंभ होता है। इसे हम उससे कहीं अलग नहीं कर सकते। और इसलिए नारी शक्ति के जो पद चिन्ह हैं हमारे और आपके घर में, हमारे और आपके जीवन में हर जगह मौजूद हैं। और इसलिए उनको किन्हीं नामों तक समेट करके रखना, क्योंकि ऐसे हजारों नाम हो सकते हैं जिनकी चर्चा नहीं की गई हो, हजारों नाम हो सकते हैं जो लिखित रूप में कहीं आए नहीं हो, हजारों नाम ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में कभी सोचा नहीं गया हो। उन तमाम अनगिनत नारी शक्ति के जो पुंज हैं, उन सबका योगदान हमारे राष्ट्र के निर्माण में है। और इसीलिए ये जो 2 दिन की सेमिनार है वो कुछ न कुछ ऐसा भरोसा जरूर दिलाती है कि हमने इन पर जो चर्चा अब तक नहीं होती थी उसकी चर्चा हम करेंगे। और बहुत सारे जो गुमनाम नाम हैं जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी उनकी भी हम आज कर सकेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत। धन्यवाद सर। आज के उद्घाटन समारोह के अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु प्रोफेसर योगेश सिंह सर को आमंत्रित करती हूँ। सर वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर आसीन हैं। आप इंफॉर्मेशन एवं लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष भी हैं। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 23 PhD का पर्यवेक्षण किया है। सर के 250 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुके हैं। कई विश्वविद्यालयों के कुलपति पद पर सर अपने दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। सर के व्याख्यान सदैव ही रोचक और प्रेरक होते हैं। सर आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म, कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, श्री जी कृष्ण रेड्डी जी, प्रोफेसर JP सिंघल, प्रेसिडेंट अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एंड फॉर्मर वाइस चांसलर राजस्थान यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस एंड चेयरपर्सन ऑफ NCWeb, प्रोफेसर गीता भट्ट, डायरेक्टर NCWeb, डॉक्टर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, श्री महेंद्र कुमार जी, सह संगठन मंत्री, ऑल इंडिया शैक्षिक महासंघ, members of executive and academic council, deans, head of the department, principals, respected teachers, invited guests, officers and officials of University of Delhi, and my dear talented and gifted students, good morning again. So India has completed 75 years of its independence, and Delhi University has also completed 100 years of its existence. Congratulations to all of you. As we have seen in the film and Professor Geeta has told us, this initiative was started in 1944 with only 3 students. And today, after so many years, in 2022, there are 33,000 girl students who are part of NCWeb. From 3 students to 33,000 students. It's a remarkable journey, outstanding performance. So I would like to thank Team NCWeb and the director, Professor Geeta Bhatt, for such an accomplished achievement. You know, when we talk about women empowerment, it's a buzzword, everyone talks about it, everyone wants it also. There are two things. The most suitable, effective and impactful tool for women empowerment is education. There is no doubt about it. And in education also there are 2 aspects. What is the purpose? Purpose, I always say, समझ की समझ को विकसित करना ही शिक्षा है. So when we educate someone, it means what? We are working in that direction कि इसमें समझ होगी. Second most important when we talk about women empowerment is financial prudence and financial independence.
education provides both samaj as well as financial prudence and independence. This may further lead to, my dear student, this may further lead to confidence, courage, encouragement and participation in decision making. If we want participation and effective participation in decision making, key is financial independence. That's why if we are financially independent, we will have an effective role not only in our houses but also in making of Bharat. This is the key thing, my dear students. Please remember, in our life we have to achieve financial independence. NCWeb has done very well, doing very well. But another important aspect, how is it different from other type of education? Classes are held on Saturdays, Sundays, also on the days when university is on break. So it's a very different experiment. Optimization of infrastructure and providing facilities to those who could not come to, due to some reasons, if they cannot come to university for 5 days, but they can come on Saturday and Sunday due to one reason or other reason, this is an opportunity for them. And the mission is also very interesting. Educated women, educated generation. We are providing low-cost education, and you know, like so many girl students are there. And in Indian society, we need girls, we need powerful girls, we need powerful women. और मैं ऐसा मानता हूँ कि कम नसीब है वो घर जहाँ बेटियाँ नहीं होती, कम नसीब है वो घर जहाँ बेटियाँ नहीं होती. So that's why our mission should be make women financially independent. And when we think about the contribution of University of Delhi, Delhi University has a very, very important and significant role in the upliftment of women. For example, the first college, women college, IP college, started in 1924, Lady Irwin College in 1932, Miranda in 1948, LSR in 1956, Janki Devi Memorial College 1959, Daulat Ram 1960, and up to Rajguru College of Applied Science in 1989. So we have good number of women colleges. And this is evident from our admission also. I would like to share some of the statistics of admissions. This time in the regular courses, as we all know, we have admitted students through Common University Entrance Test. Prior to that, we were admitting students through +2. And I was getting complaints, I was getting representation from many sections that if you are going for an entrance test, it is against women. Because when in the board examination they perform well, but in entrance test they may not be able to perform that well. That was, I should say, misconception. And now our girls have proved that this as a myth only, that they were totally wrong. I would like to share. As on today, we have admitted 59,125 students in our university through CUET, Common University Entrance Test. Out of this, 31,000 are girls and 28,000 are boys. Meaning thereby, about 52% girl students and 48% boys. This was happening through +2 also. So first of all, now data says we should not worry about it, whether our path is through +2 exam or it is through an entrance test. Girls will do very well, they have done extremely well, so we should not worry about it. 52% are girls, it's a matter of satisfaction to all of us. And also in India, women are not discriminated by law. India is a country where women is not discriminated by law. There may be some instances of discrimination by society, by our mindset, by our thought process, and we have to work. Universities should work in that direction, because if we have to make our nation safe and secure for women, we have to take certain steps. ऐसा नहीं होना चाहिए
कि किसी भी बेटी को अनसेफ महसूस हो, और अगर ऐसा लग रहा है तो एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसीलिए मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, यू नो, women contribution should be enhanced immensely in all walks of life. How? Education is one part, second is providing opportunities for that. And if India has to become a developed nation, we will become a developed nation by 2047 as you know, vision by our Honorable Prime Minister. And here the key is the growth rate, 10% growth rate, and here women participation is essential for our country. If we see the success of developed nations, you will find that their women participation in most of the activities more than 30%. And in some cases it is more than 50%. But in India, we have to take good number of steps in that direction if we want 10% growth rate and a developed and prosperous nation. When we say the safety and security, what I feel, at least 30%, we have to ensure 30% women presence in paramilitary forces and police forces. This is essential, at least 30%, and in police stations, women presence should be at least 40% if we have to. And you know, if we are able to do it, you will see a sea change in the attitude. You will find sea change in the total security system of our country. Or the Government of India's mission is Beti Bachao, Beti Padhao. This mission should be further strengthened by the society. Government has its own limitations, although they are pushing this concept, लेकिन सोसाइटी को अपना मन बदलना होगा। इसीलिए इसके अलावा कि बेटी को सक्षम भी बनाओ, पढ़ाओ, लिखाओ और सक्षम बनाओ। And my one advice to my dear daughters, those who are here, I would like to advise, please make special efforts to help other girl students. Please make special efforts. मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ ये बात। आपको स्पेशल एफर्ट लगाने की जरूरत है अपने दूसरे साथियों की, लड़कियों की मदद करने के लिए, और ये वुमेन के लिए भी ट्रू है। दोज हु आर इन सर्विस, दे आल्सो शुड मेक स्पेशल एफर्ट। क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं स्पेशल एफर्ट? एक 2010 में सर्वे हुआ, कॉर्पोरेट सर्वे, मिडिल लेवल मैनेजर्स का किया गया। हमारे देश का नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड का किया गया, पर जैसा वहाँ है ना वैसा ही अपना है। अपन 5-10 साल पीछे होंगे, बस इतना ही अंतर है, बहुत अंतर नहीं है हमारा, 20 साल पीछे हो सकते हैं उनसे। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का सर्वे हुआ, तो जो गर्ल्स मैनेजर्स थी, विमेन मैनेजर्स थी, उनसे पूछा गया कि वुड यू लाइक टू हैव ए विमेन बॉस, वुड यू लाइक टू हैव ए विमेन बॉस? तो उन लड़कियों में से 70 to 80% ने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए। उन्होंने फिर जवाब दिया क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा एक तो ये लिहाज नहीं करती, एक ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और हमारी बातों को ना आसानी से मानती नहीं है, और हमारे को ना तकलीफ होती है, इसलिए हमें तो चाहिए। जब ये आदमियों से पूछा गया ये वाला सवाल कि वुड यू लाइक टू हैव ए वुमेन बॉस, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? कहते हैं लिहाज बहुत करती हैं, हमारा ख्याल करती हैं, तंग नहीं करती हैं, और बहुत कंसिडरेट हैं अपनी वर्किंग में, फंक्शनिंग में बहुत कंसिडरेट हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? मैं कितना सच बोल रहा हूं, आपको लगता है क्या? ऐसा हो सकता है ना? ये सर्वे अगर वहां वेस्टर्न वर्ल्ड में ठीक था, तो भारत में भी 50% तो ठीक होगा। कितने लोग मानते हैं 50% ठीक होगा? जरा हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, टीचर्स आगे वालों ने नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, द गर्ल स्टूडेंट्स एंड माय डॉटर्स, कि इस पर काम करो कि हमें एक स्पेशल एफर्ट लगाना है कि हमारे पास यदि अपनी साथी का, लड़की का, और मैं एक ऑफिसर हूँ, तो मेरी सबऑर्डिनेट का जब भी कोई प्रपोजल आए, तो मेरे को ना अपने मन को समझाना है कि मुझे इसकी मदद करनी है। नहीं तो मन से आता है कि ये बेवकूफ़ बना रही है। सच भी होगा, सच भी होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन इस एटीट्यूड पे काम करने की ज़रूरत है। अगर हमको 40% का पार्टिसिपेशन चाहिए, 50% का पार्टिसिपेशन आएगा, तो एवरी सेकेंड ऑफिसर विल विमेन ऑफिसर,
आदमियों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। प्रॉब्लम सिर्फ है कि वहीं पे है, तो इसलिए इस पे काम करने की ज़रूरत है और एनसी वेब को भी स्पेशल एफर्ट लगाना चाहिए इसके लिए। और अगर आप में से किसी को लगे कि मैं बहुत जाति कर रहा हूँ, तो मैं सच में जाति नहीं कर रहा, मैं सही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें सहायता का एक माहौल बनाने की आवश्यकता है कि कैसे हेल्प करें, उसकी प्रॉब्लम को भी समझें और उसके फिर सॉल्यूशन को निकालें, केवल क्रिटिसाइज ना करें। विमेन को सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म विमेन से ही मिलता है। आदमी तो खराब लोग जो गलत करते हैं, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा बिल्कुल भी, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म, सबसे ज़्यादा क्रिटिकलिटी विमेन से मिलती है। इस पर थोड़ा सा काम करें, सीरियसली सोचें, अच्छा माहौल बनाएं बेटियों के लिए, उनको एक अच्छे भविष्य के लिए भी तैयार करना है और उनका योगदान जो बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा भी, वो तभी बढ़ेगा जब विमेन को आगे बढ़ाने का और प्रयास करेगी। मेरा ऐसा बहुत मानना है। बहुत गलत बोला क्या? थोड़ा प्रयास इसमें हमें करना चाहिए, क्योंकि क्या है, एक और बात जो मुझे खराब लगी थी, एक 2019 में किसी पोएट ने कहा, मैंने वेब पे ढूंढा, पिछली बार भी कोट किया था, मुझे नाम मिला नहीं उसका। उसने कहा कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो श्याम नहीं आने वाले, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो श्याम नहीं आने वाले, सीता खुद रावण ललकारो राम नहीं आने वाले। तो ये कितना समाज का पतन का बात है कि एक पोएट ये लिखता है कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो श्याम नहीं आने वाले, सीता खुद रावण ललकारो राम नहीं आने वाले। ऐसा कैसे होगा भारत के समाज में या किसी भी समाज में कि यदि कोई बेटी हमारी परेशानी में है तो हम लोग उसकी मदद को नहीं आएंगे। बेटी यदि परेशानी में है तो वो अपनी मदद केवल खुद करेगी, उसके पिता नहीं आएंगे, उसके भाई नहीं आएंगे, उसके दोस्त नहीं आएंगे, उसके टीचर्स नहीं आएंगे, बाकी लोग उसकी मदद को नहीं आएंगे। अगर ऐसा वातावरण 10% भी बनता है, शर्म की बात है हम सबके लिए। शर्म की बात है जब किसी बेटी पर कोई अत्याचार करता है और हम बोलते नहीं हैं। उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण संस्कारविहीन बात हो नहीं सकती है। तो हमको एक कम से कम प्रण लेना चाहिए कि हम अपनी आंखों के सामने ऐसी कोई घटना होने न दें, और होती देखते हैं तो उसका विरोध करें, जो नुकसान हो, फायदा हो, उससे परे हटकर कि ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। अगर हमें एक सेफ एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है, नहीं तो हम उन बेटियों को सेफ देश दे नहीं सकते हैं, और ये बातों से होगा भी नहीं। हमें अपना सिविलाइज्ड जो माइंडसेट है उस पर काम करना है, आदमियों को ज़्यादा काम करना है, सबको काम करने की ज़रूरत है इस पे। मुझे लगता है अदरवाइज इससे बड़ा समाज के पतन की निशानी नहीं हो सकती। जिस दिन कोई दुर्घटना होती है, समझ लीजिए समाज में पतन का एक और मील का पत्थर लग गया। भारत में ऐसे पत्थर ना लगें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसकी चिंता करें कि ऐसा ना हो, और भारत को भारत बनाने में उसकी बेटियों की भूमिका थी, आगे भी होगी और बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सबका भविष्य स्वर्णिम है, और भारत जब डेवलप्ड नेशन बनेगा, जब बनेगा, बेटियों की भूमिका से तो बनेगा, और उस बेटियों की भूमिका को बढ़ाने में हमारी भूमिका हो, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। तभी इस तरह के आयोजनों की सफलता भी होगी। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। आपने मुझे भी बुलाया, और जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप सब अपने मन में ये प्रण लें कि हमारा बहुत बड़ा ये दायित्व है सेफ, सिक्योर और विश्वास का माहौल बनाना, ताकि किसी बेटी को अनसेफ कभी महसूस ना हो। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। सर ने अपने ऊर्जस्वित आंकड़ों से भरे, जानकारी से भरे उद्बोधन के साथ आपके सामने कुछ गंभीर प्रश्न उठाए हैं, और हमें उन प्रश्नों का समाधान स्वयं ही खोजना है। सर, आपका बहुत बहुत आभार। राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य विषय व उप विषयों से प्राप्त संक्षेपण एब्स्ट्रैक्ट को एनसी वेब द्वारा एक पुस्तिका के रूप में संग्रहित किया गया है, जिसका विमोचन मंचासीन विशिष्ट जनों के कर कमलों द्वारा किया जाएगा।
सेक्टर सोनाली में मिरांडा हाउस के कुशल निरीक्षण में ये संपन्न हुआ, जिसके मुख्य संपादक डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह और इसके साथ ही इनकी एक टीम श्री विकास कुमार, श्री विमलोक तिवारी, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, डॉक्टर सुरभि, सुश्री मीना कुमारी के कर्मठ सहयोग के परिणाम स्वरूप ये स्मारिका आप सभी के सामने उपलब्ध है। स्मारिका विमोचन के उपरांत मैं विशिष्ट संबोधन हेतु आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री जी किशन रेड्डी सर को आमंत्रित करती हूँ। सर वर्तमान में संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के पद पर सुशोभित है। आप विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय सहभागिता रखते हैं। सर को यूनिसेफ द्वारा बेस्ट चाइल्ड फ्रेंडली लेजिस्लेटिव अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही सर ने 2 लाख बच्चों की हार्ट सर्जरी अपने प्रतिनिधित्व में कराई है और कोरोना के आपातकाल में आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की विशेष सुविधा आमजन को उपलब्ध कराई। सर के व्यक्तित्व का ये विशिष्ट है कि धरातल से जुड़कर एक कार्यकर्ता के रूप में अनवरत अपने परिश्रम द्वारा आप मंत्री पद तक अपनी उपलब्धि दर्ज करा पाए। सर की ये कर्मठता हमारे लिए प्रेरणादायक है। सर के प्रयासों से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का दूसरा सर्वाधिक लाभार्थी शहर हैदराबाद बना है। इस लंबी यात्रा के दौरान सर ने अपने अनुभवों से और अपने अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक लंबी यात्रा तय की है। सर का राजनीतिक अनुभव, सामाजिक अनुभव हम सभी के लिए प्रेरक है। सर, आपका स्वागत। गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। अंदरिकी नमस्कार। I try to speak in Hindi. मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, आदरणीय योगेश जी, वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी, और प्रोफेसर जेपी सिंघल जी, प्रेसिडेंट अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ, प्रोफेसर बलराम पानी जी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, मैडम गीता भट्ट जी, डायरेक्टर NCW, डॉक्टर विकास गुप्ता जी, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर प्रकाश सिंह जी, डायरेक्टर साउथ दिल्ली कैंपस, सभी रेस्पेक्टेड फैकल्टी, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, डियर स्टूडेंट्स और सभी उपस्थित आदरणीय महानुभाव। टुडेस सब्जेक्ट फुटप्रिंट्स ऑफ वुमेन इन मेकिंग ऑफ भारत। इस 2 दिवसीय का नेशनल सेमिनार के लिए जो आयोजन किया है, मैं सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से लेके और जो शिक्षक महासंघ के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस सूत्रधार और सभी छात्रों को भी इसमें भागीदारी होना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। इसके लिए भी मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। 1948 में आज के ही दिवस में भारत में नेशनल कैडेट कोर्प्स का NCC का स्थापना हुई थी। आज सभी NCC से जुड़े छात्रों और अध्यापकों भी मैं सभी लोगों को, क्योंकि मैं आ रहा था
एनसीसी स्टूडेंट्स ने स्वागत किया है। मैं सभी एनसीसी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को इस एनसीसी डे स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के गौरवपूर्ण 100 वर्ष पूरा होने पर दिल्ली विद्यालय से जुड़े हुए सभी छात्रों को और शिक्षकों को, फैकल्टी को, नॉन टीचिंग स्टाफ को और एडमिनिस्ट्रेशन के सभी कर्मचारी को मैं भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सबको मालूम है, सारी देश देखती है, दिल्ली विश्वविद्यालय नए विचारों को जन्म देती है, नए सोच को आगे बढ़ाती है और नए टेक्निक को जन्म देती है और देश के सभी छात्रों को मार्गदर्शन के जैसे दिल्ली छात्र रहते हैं। इसलिए इतना ही नहीं, छात्र संघ चुनाव में माध्यम से देश के लिए नए नेतृत्व भी दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा मिलता है। दिल्ली विश्वविद्यालय एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक पर्याय है। इधर एक मिनी इंडिया दिखते हैं, आप बिहार देखो और हमारे, मैं तेलुगु से आता हूँ, आंध्र तेलंगाना से तेलुगु स्टूडेंट्स देखो और हिमाचल प्रदेश का लेक्चरर बैठे हैं। सभी प्रांतों का एक मिनी इंडिया, एक न्यू इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने को दिखते हैं। पूरे देश की संस्कृति का दर्शन दिल्ली विश्वविद्यालय में जा सकते हैं। बीते एक शताब्दी में दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी वाइस चांसलर साहब ने, महानिदेशक ने अलग अलग विषय पर बात किया है। ग्रेट एजुकेशनलिस्ट, मार्वलस साइंटिस्ट, फिनोमिनल लॉयर्स, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन्स, बेस्ट आर्टिस्ट, फेमस वुमेन्स और देश के लिए अलग अलग सेक्टर के प्रमुख लोगों को, आखिर में अच्छे पॉलिटिशियंस को भी आज इस समाज के जीवन पर हर क्षेत्र में अपना सेवा दे रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी देश में जो हमारा सेक्टर है, पॉलिटिकल सेक्टर में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जिम्मेदारी दिया है। मित्रों, भारत की आजाद की आंदोलन में भी दिल्ली विश्वविद्यालय ने महात्मा गांधी जी समेत हमारे अनेक क्रांतिकारियों का साथ कदम से कदम मिलाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी आगे बढ़े हैं। आज से लगभग 78 साल 78 ईयर्स पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में NCEE का स्थापना हुआ था। अभी हमारे वाइस चांसलर साहब बता रहे थे, 30 महिला विद्यार्थी था। आज 33,000 महिला छात्र आज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। हमारे लिए, भारत के लिए एक गर्व का विषय है। मुझे लगता है यही इस संस्था के लिए सफलता का एक सच्चा सार्थक कहानी है। मैं महिलाओं के स्थान और हमारे देश के प्राचीन काल के से ही सर्वोच्च रहा है। आप ऋग्वेद देखिए, रामायण देखिए, वेदों का पुराण देखिए, उपनिषद देखिए, साहित्य आप अपने अभी भी लेटेस्ट गोस्वामी तुलसीदास का, महर्षि वेदव्यास का, अपर चाणक्य का,
स्वामी दयानंद सरस्वती का, संत कबीर का, पूज्य वल्लभाचार्य जी का, इस्कॉन का चैतन्य महाप्रभु का और स्वामी विवेकानंदा तक सभी ने नारी का गुणगान किया है। महिला और पुरुष पक्ष के दो पंख है। जिस प्रकार से पक्षी का एक पंख से उड़ान नहीं कर सकती है, वैसा ही महिलाओं के बिना कोई भी व्यवस्था, कोई भी संस्था, कोई भी परिवार, कोई भी देश न दुनिया उड़ा नहीं सकता है। इसीलिए महिला हर कार्यक्रम में, हर सेक्टर में एक 50% जो पॉपुलेशन है वैसे ही आज निभा रही हैं। यह कार्यक्रम एक है, मंच के ऊपर महिला एक ही है, मैडम गीता जी, मगर हम महिलाओं के बारे में बात करना इसलिए हम ज्यादा है। आप लोगों के बारे में आप लोग बात करें तो ठीक नहीं है, इसलिए हम ज्यादा इसलिए बैठे हैं, हम महिलाओं के बारे में। यह कार्यक्रम दो तरह समर्पित है। एक आजाद का अमृत महोत्सव का समर्पित है, दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का 100 इयर्स का भी समर्पित कार्यक्रम है। दो मिलाकर एक कार्यक्रम हो रहे हैं। बीते 75 वर्ष में महिलाओं में अनेक इतिहास भारत में रचे हैं। 1947 में और उससे पहले कई देशों में आजाद हुए, मगर उन देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं रहते थे। मगर हमारा अपना देश में 1947 से जो आजाद के बाद सभी महिलाओं को वोट का अधिकार दिया है। ये पहले से ही भारत का एक प्रोग्रेसिव सोच है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस प्रोग्रेसिव सोच का समर्थन करते थे। वही दूसरा ओर यूनाइटेड स्टेट्स में अपने आजाद की 144 वर्ष के बाद, जो यूएस को इंडिपेंडेंट मिलने के बाद 144 इयर्स के बाद महिलाओं को वोट का अधिकार दिया है। वो प्रोग्रेसिव बोलते हैं, मगर कौन प्रोग्रेसिव है आप समझ सकते हैं। हमारे को जिस दिन आजाद मिला उसी साल से हम वोट देने का अधिकार हमारा महिलाओं को दिया है, मिला है। अमेरिका में जो प्रोग्रेसिव स्टेट है वो भारत के बारे में बताते हैं कुछ, मगर वो 145 इयर्स के बाद महिलाओं के बारे में वो लोग सोचे। स्विट्जरलैंड में भी कुछ जगह 1974 तक महिलाओं का वोट का अधिकार नहीं मिला। पिछले 8 वर्षों में आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के जीवन में एक नया बदलाव लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, आज डिफेंस मिनिस्टर पहली बार महिला नेतृत्व किया है। आज फाइनेंस मिनिस्टर लक्ष्मी का जिम्मेदार लक्ष्मी निभा रहे हैं आज भारत सरकार में। अब आरडीएक्स परेड में, रिपब्लिक डे परेड में आज एक महिला आर्मी ऑफिसर उस परेड को नेतृत्व करते हैं। और सबसे ज्यादा महिला वुमेन मिनिस्टर्स आजाद के बाद आज आपको देश के सामने यूनियन गवर्नमेंट में मोदी सरकार में दिखता है। आज महिलाओं का जो सरपंच है गांव में, आप कंपेयर किए तो आप जेंट्स से ज्यादा, पुरुष से ज्यादा आज महिला सरपंच उस गांव के विकास के लिए श्रद्धा पूर्वक आज काम करते हैं। आज उतना ही नहीं, आज आर्मी में भी महिला आज अच्छे काम कर रहे हैं। मैं होम मिनिस्ट्री में था, एमओएस के नाते मैं बॉर्डर घूमने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
आदेश पर बॉर्डर पे जाते थे। -डिग्री ठंडा में और वैसा ही 50 डिग्री गर्मी में भी हमारा बेटियां, भारत माता का बेटियां कंधों पर AK-47 लेकर जो बांग्लादेश बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे अब सिक्योरिटी करते हैं रात भर, डे नाइट। हमारे देश के लिए क्या, और बॉर्डर पे AK-47 लेके घूमते रहते हैं इधर से इधर सिक्योरिटी के लिए। आज आप पुलिस स्टेशन के बारे में बता रहे थे। आज भारत में जो भी पुलिस स्टेशन जाओ, भारत सरकार निर्देश किया है सभी प्रांतों को, जो भी पुलिस स्टेशन में इंटर होते हैं, महिला हो पुरुष हो, एक महिला पुलिस अधिकारी आपको स्वागत करते हैं, पूछते हैं, बिठाते हैं, FIR लिखते हैं। महिला का जिम्मेदार दिया है, जो महिला भी आ सकते हैं, जेंट्स भी आ सकते हैं पुलिस स्टेशन, ये निर्देश दिए। अब दिल्ली में जो भी पुलिस स्टेशन जाओ, देखिए आप एक बात, अगर कोई पुलिस स्टेशन में महिला स्वागत नहीं करती है, रिसेप्शन में नहीं बैठती है, उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ऐसा पूरा निर्देश दिया है। और दूसरा, मैं हैदराबाद से आता हूं। हैदराबाद सॉफ्टवेयर का एक हब है, लाखों लोग एम्प्लॉयज रहते हैं, मगर उसमें 70% हमारे गोल्स उस सॉफ्टवेयर के इंजीनियर के नाते काम करते हैं। एक का सैलरी 20 लाख 30 लाख तक भी हैदराबाद में मिलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हम किसी से कम नहीं, महिलाओं समझना चाहिए। इसीलिए आज हमारे लिए गर्व की बात है, आज राष्ट्रपति भी हमारे महिला भी है। आज में भारत में खेल के मैदान से लेकर युद्ध के मैदान तक आप महिला ही महिला, भारत का बेटियां नजर आती हैं। आप जितने भी ओलंपिक्स में देखिए, कौन भारत के लिए पदक लाते हैं, वो हमारा बेटियां लाती हैं। फायर इंजन चलाने से लेकर फाइटर प्लेन चलाने वाले आज अच्छे समर्थक, इफेक्टिव, आज हमारा भारत का बेटियां काम संभालते हैं। आज मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बात किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में करोड़ों लोग गांव में रहने वाले, घर का अंदर ही रहने वाले, आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाते अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री जी था, जब से लेके आज बाहर आना पड़ा। घर से बाहर आते हैं 10 लोग, गांव में रहने वाले एक ग्रुप मिनिमम 10 लोग रहना पड़ता है। 10 लोग हर महीने बैठते हैं, चर्चा करते हैं, उनका परिवार के बारे में चर्चा करते हैं, गांव के बारे में चर्चा करते हैं, गांव में जो ड्रॉप आउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स का, गर्ल स्टूडेंट्स का, वो चर्चा करते हैं, गांव में जो महिलाओं के समस्या के बारे में चर्चा करते हैं। आज भारत गांव के लिए ये विकास की बात है। वैसे ही आज स्टार्टअप कंपनीज, आज 8 साल में मोदी सरकार आने के बाद स्टार्टअप कंपनी में हम निर्णय किया है, हर बैंक, जितने भी ब्रांचेस है देश में, हर ब्रांच हर साल में कम से कम एक अच्छे स्टार्टअप कंपनीज को विदाउट बैंक गारंटी श्योरिटी लोन देने का निर्णय किया है। आज स्टार्टअप कंपनीज में हमारे बेटियां अच्छे इफेक्टिवली रिजल्ट ओरिएंटेड आज स्टार्टअप कंपनी शुरुआत किया है। आज क्लासरूम से लेकर कारपोरेट कंपनी तक आपको महिलाओं का अच्छे ट्रेनिंग का नजर आती है। ये उभरते हुए एक नया भारत का आपको दिखते हैं। मैं महिलाओं के विकास के लिए भी सरकारों का जिम्मेदारी है। सिर्फ महिला आप स्वयं आगे आना एक काम है, मगर सरकार का भी जिम्मेदारी है। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा देश में था। बेटियां
गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना, बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, बेटी लोकल लैंग्वेज में पढ़ना, बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना, बेटी 7th क्लास तक पढ़ाना बहुत मुश्किल था। आखिरी में तो 10 कक्षा में तक थे। अभी पढ़ने के बाद वो जॉब नहीं करना, शादी करके भी जाते थे। आज वैसा ही नहीं, घर में अगर बेटी का जन्म हुआ है, हमारे देश में महिलाओं के लिए एक गौरव था। मगर आज स्थिति क्या था, बेटी फायदा जन्म हुए तो पहले ही गर्भ में देखते थे बेटा बेटी है, अगर बेटी दिखे तो गर्भ में भी उनका हत्या करते थे। उसके कारण क्या हुआ, आज हमारा बाजू हरियाणा है, 8 साल से पहले देखी, अगर 900 गर्ल्स स्टूडेंट्स रहे तो जन्म लेते थे, वही स्थान पर 1000 बच्चे जन्म लेते थे। इसके लिए मोदी सरकार आने के बाद बेटी बचाओ एक कार्यक्रम लेकर एक लोगों को चेतना लाने के लिए हम प्रयास किया है। आज मैं गर्वपूर्व से कह सकता हूं, आज बराबर जितने बेटियां जन्म होते हैं उतने ही बेटा भी जन्म होते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम। आवास योजना, हाउसिंग देते हैं, हम निर्णय किया है उसके घर में जो महिला हेड है उनके ही नाम पे घर देगा। हम लगभग करोड़ों हाउसेस अब महिलाओं के नाम पर दे रहे हैं। बैंक अकाउंट्स पहले घर का हेड रहता था, उनके ही अकाउंट रहते थे। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के कारण, जनधन योजना के कारण जीरो अकाउंट। पहला मैं अगर बैंक में भी जब छात्र था, छात्र के नए कार्यक्रम में स्टूडेंट्स यूनियन में काम करता था, मैं बैंक को गया अकाउंट के लिए। वो बैंक का मैनेजर बताया मुझे, आप बैंक में आए, ठीक है, इसी बैंक में जो दूसरा अच्छे अकाउंट वाले हैं आपको श्योरिटी देना चाहिए, अटेस्टेशन करना चाहिए। मैं ढूंढ रहा था वो बैंक में कौन सा है। बहुत महीने के बाद मेरे को एक व्यक्ति मिला है, वो रिक्वेस्ट किया मैं बैंक में अकाउंट खोलना चाहता हूँ, आप थोड़ा अटेस्टेशन करो। फिर वो अटेस्टेशन किया, बैंक अकाउंट खोला। आज का स्थिति क्या है, कोई भी महिला गांव, गरीब, शहर आज बैंक स्टेप से जाकर मैनेजर के रूम में आराम से चेयर से बैठकर मैं अकाउंट खोलना चाहता हूं। कोई श्योरिटी जरूरत नहीं है, कोई अटेस्टेशन जरूरत नहीं है, सबको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अटेस्टेशन करते हैं। आज लगभग 25 करोड़ महिलाओं का नया अकाउंट इस 8 साल में खोले हैं। उज्ज्वला योजना, ये हमारा बेटी के लिए बहुत बड़ा स्कीम है। अब लकड़ी से अगर खाना पकाते हैं, एक बार लकड़ी से खाना पकाए तो 400 सिगरेट जो पीते हैं उनका हेल्थ जितना खराब होता है, एक बार लकड़ी से खाना पकाते तो उतना हेल्थ खराब होता था। इसके लिए निर्णय किया है, जितने भी गरीब लोग हैं गांव में, कोई घर ऐसा नहीं रहना चाहिए उस घर में गैस सिलेंडर नहीं। सरकार ने लिया है सभी लोगों को, करोड़ों लोगों को, लगभग 12 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शंस जो गरीब के घर। मैं जब एक घर भी ऐसा नहीं दिखेगा, जरूरत है तो मुझे बताइए, मैं दिला दूंगा। अगर कोई घर में गरीब है, गैस सिलेंडर नहीं है, मैं इधर ही रहता हूं भारत सरकार में अंदर, मैं उस घर को सिलेंडर पहुंचाने का जिम्मेदारी मेरा है। ऐसा अलग अलग। अब त्रिपुल तलाक, ये बहुत बड़ा इश्यू था, कोई नहीं कर सकता था। हमारा बेटी तलाक 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 बोले तो वो चले जाना है घर से बाहर, किधर जाना है, शेल्टर क्या है, कैसा जीना है, कुछ नहीं था। आज हम ट्रिपल तलाक का जो एक्ट था उसको बदलाव किया है। आज उस महिला, उस बेटी को भी हम पूरा अधिकार दिया है, सारी दूसरा समाज से जैसा है। ये बहुत बड़ा निर्णय है, समझते थे इस देश में नहीं हुआ। मैं
आपको इसका रिजल्ट भी बताता हूं। हमारे लिए, मोदी साहब के लिए, मैं इलेक्शन में चुनाव लड़ा था, पदयात्रा करते थे हम। जब मैं ऐसा अपोजिट जाता था गाड़ी के सामने से, इधर से दूसरा रोड पे ऐसे लोग जाते थे। हस्बैंड गाड़ी चलाता था, हमारा मुस्लिम भाई, और उनका पिता जो हो, हस्बैंड जो भी हो, गाड़ी चलाते रहते। पीछे बेटियां रहते थे, मुस्लिम बेटियां, ऐसा वो नहीं देखते हुए मेरे को इतना प्रेम से नमस्कार करते थे। अभी पहले हम घर पे बस्ती में जाते थे, जब बुर्का के कर्टन के अंदर पीछे रहते थे पहला, अभी कर्टन बाजू हटकर आगे आके ऐसा हाथ हिलाते हैं मुस्लिम भाई। कारण मेरा ऊपर नहीं है, हमारा नरेंद्र बेरडी के ऊपर, उनका भाई के नाते वो मानते हैं, क्योंकि हमारा शान बढ़ाया, हमारा जो त्रिपुल तलाक का कारण हम जो शोषित थे, उस शोषित को दूर किया है। इसके कारण आज भारत के मुस्लिम महिला समाज आज एक सिर उठाकर गर्व से जी रही है। आज मैं ज्यादा ना बताते हुए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी महिलाओं का, छात्रा स्टूडेंट्स के लिए भी अलग अलग काम करने का जिम्मेदारी दिया है। इसमें समापन में मैं बताना चाहता हूं, यत्र नार्वन्त्यो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता रहते हैं। इसलिए ये भारत का जीवन का विधान है। आज नहीं, हम तेलुगु में बोलते हैं सीता राम कल्याणम, श्री राम नवमी। राम का सीता नहीं बोलते हैं, पहला सीता का नाम लेते हैं। परमेश्वर पार्वती नहीं बोलते हैं, पार्वती परमेश्वर कल्याण बोलते हैं। राधा कृष्णा राधा नहीं बोलते हैं, राधा कृष्णा बोलते हैं। ये हमारा इतिहास का परंपरा है, वेदों का परंपरा है। महिलाओं को हम गौरव, कोई विदेशों से सिखाना नहीं, कोई जो आज बुद्धिजीवियों से सीखने का जरूरत नहीं, हमारा कल्चर में है, हमारे जीवन में है। और तो अलग अलग इंसिडेंट होते हैं, अलग बात है, मगर कल्चर में ऐसा नहीं है। महिलाओं का सम्मान करना भारत की संस्कृति में एक अंग है। इस देश का भी भारत पिता माता पिता की जय नहीं बोलते हैं, इस देश को भी एक मां के नाते, इस देश को भी एक मां के नाते भारत माता का जयकार देते हैं। ये भारत का संस्कृति है। जब आजाद से आंदोलन लेके आज तक हम भारत माता की जय बोलते हैं, क्योंकि इस देश को एक मां के नाते हम मानते हैं। ये परंपरा है, कोई दुनिया में ऐसा दिखता नहीं। कोई देश भी जाइए, दुनिया में कोई भी देश जाइए जो प्रोग्रेसिव डेवलप्ड हो, प्रोग्रेसिव कंट्री हो, प्रोग्रेसिव थिंकर्स हो, हमारे को अपमान करते होंगे, मगर उस देश में देखिए, देश को मां के नाते कोई देखते नहीं, सिर्फ भारत में ही आपको दिखता है। वैसा ही अलग अलग आज इस इतिहास में देखिए, सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष में नरकासुर का संहार करके वो एक अच्छे वातावरण लाने के लिए प्रयास किया। एक जिजिया माता ने धर्म रक्षा के लिए उनका बेटा को, एक छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत मेहनत करके तैयार किया। छत्रपति शिवाजी एक अच्छे राज्य के नाते हिंदू साम्राज्य के लिए जो स्थापना किया है, उनसे ज्यादा उनके माताजी का रोल है, उसमें जिजिया माता का रोल है। वैसा ही अलग अलग जो भी हिस्ट्री देखिए, हमारे माताओं का रोल भारत में इतिहास में प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं। वैसे ही आज अलग अलग भूमिकाओं में नहीं भूल सकते हैं। आज मैं इधर से आने से पहले सत्य साई बाबा का जयंती उत्सव
कोरोना के बाद 3 साल के बाद बहुत बड़ा पैमाने से पुट्टपर्ती में हमारा आंध्र प्रदेश में हुआ था, मैं जाके आया। वो लोग देश भर के जैसा अभी बताए थे इंटरनेट टेस्ट में जितने ज़्यादा महिला है, उधर भी मैं 2 दिन पहले मैं उधर से आ रहा हूँ, लगभग 7 लाख स्टूडेंट्स उसमें एसए रेटिंग कंपटीशन में आए थे। उसमें 90% लड़कियों को अवार्ड मैं रात से दे के आया। इसलिए मैं आप सब लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं, महिला किसी से कम नहीं है। इस देश के विकास में आने वाले दिन में और सबसे ज्यादा रोल प्ले करने का मौका है आप लोगों को। आप गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेके आशा वर्कर से लेके आज राष्ट्रपति तक हर क्षेत्र में आप कंपेयर करिए, महिलाओं का रोल देश के विकास में सबसे ज्यादा है, रहेगा, आने वाले दिन में और ज्यादा भी होगा। इसलिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। जय अनुसंधान में महिलाओं का रोल ज्यादा होना चाहिए। जय अनुसंधान में महिलाओं का जिम्मेदारी ज्यादा है, महिलाओं को मौका देना भी जिम्मेदारी है। इसलिए वर्तमान युग में अनुसंधान देश की एक बड़ी जरूरत है। इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय से भी मैं अनुसंधान का अपेक्षा अधिक करता हूं। मैं इस शब्द के साथ मैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ भी शिक्षा के समृद्धि के लिए अनेक अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। देश में शिक्षा का भूमिका और राष्ट्र निर्माण का उनका योगदान जैसे विषयों पर लगातार चर्चा, संवाद, सेमिनार, सम्मेलन का आयोजित करना चाहिए, आगे भी होना चाहिए। मैं फिर एक बार शिक्षक महासंघ को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैं बधाई देते हुए विशेष रूप से मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं आप सब लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर, इस महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने विभिन्न क्षेत्रों में नारी हस्तक्षेप के साथ साथ सरकार के विभिन्न प्रयासों और उपलब्धियों के बारे में हमें बताया, इसके लिए आपका बहुत आभार। इन महत्वपूर्ण व अति विशिष्ट उद्बोधनों के आभार ज्ञापन हेतु मैं मंच पर डॉक्टर विकास गुप्ता सर को आमंत्रित करती हूँ। आप वर्तमान में कुलसचिव दिल्ली विश्वविद्यालय के पद पर आसीन हैं। इससे पूर्व आप एनटी के फाउंडर, सीनियर डायरेक्टर, यूजीसी के ज्वाइंट सेक्रेटरी आदि महत्वपूर्ण पदों पर अपने दायित्वों का निर्वाह कर चुके हैं। सर, आप आए और धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित करें। Thank you so much. Most respected Chief Guest of today's function, Shri G. Kishan Reddy ji, Honorable Union Minister for Culture, Tourism and Development of Northeastern Region. Our guest of honor, Professor J.P. Singhal, President, ABRSM. Our Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh, University of Delhi. Professor Balram Mani, Chairman, Non-Collegiate Women Education Board. Dr. Geeta Bhatt, Director, Non-Collegiate Women Education Board. Shri Mahendra Kumar ji, Sah Sangathan Mantri, ABRSM, Chairman of the governing bodies, Deans, HODs, Principals, Teachers, distinguished invitees, colleagues, friends, and my dear students. Good morning to all of you. It is an honor and a privilege to stand here before this august gathering on this occasion to propose the vote of thanks on behalf of University of Delhi and on my own behalf
as part of centenary celebrations of this university in the national seminar to trace the footprints of women in making of Bharat. When I say tracing the footprint in making of Bharat, भारत तो बहुत विशाल है, हम उसमें बहुत छोटी चीज़ हैं। उसको शुरू करके सोचते हैं तो अपने बारे में जब मैंने सोचा कि हमें पेंसिल पकड़ने किसने सिखाई, वो भी एक महिला ने सिखाई। प्राइमरी स्कूल टीचर्स महिलाएं हैं जिन्होंने हमें पेंसिल पकड़नी सिखाई, का खा का लिखना सिखाया, ABC सिखाया, मैथमेटिक्स सिखाया। आज हम इस स्थान पे पहुंचे तो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन एक जिसकी कोई मुकाबला नहीं है, वो ट्रेस करने के लिए भी हमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत है कि व्हाट आर द फुटप्रिंट्स इन मेकिंग ऑफ भारत एंड इन मेकिंग ऑल ऑफ अस। I would like to convey a profound regards to Shri G. Kishan Reddy ji, Honorable Union Minister for Culture, Tourism and Development of Northeastern Region, for the enlightening and thought-provoking address on this occasion, which will be etched in our memories. Sir, your thoughtful words of wisdom that without women, no one can move higher will go a long way and inspire and motivate all of us to work even harder to achieve the cherished goal of making our beloved country a Vishwa Guru, which is not possible without the participation of women. Sir, as mentioned by you, our girl students, our teachers are making a huge contribution in the research. Sir, university has a very high H index and impact factor in terms of research also. We are making slow progress, but we are moving ahead, and the vision of our Vice Chancellor that we should be there in top 200 universities of the world will soon become a reality before all of us. My heartfelt gratitude to Professor J.P. Singhal, President Akhil Bharatiya Rashtriya Shikshak Mahasangh, for his enlightening talk on the contribution of women in making Bharat. Sir, you have beautifully explained the role of women in character making of one and all. I take this opportunity to thank our esteemed Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh Sir, for guiding us about women empowerment from an altogether different perspectives. Sir, you have rightly mentioned that people undermine the women, but it is not true, sir. Sir, there are several examples before us. University in the 100th year is fighting a goal that all appointments should be complete. Sir, I would like to apprise the Honorable House and all the members present over here that we have a lady principal amongst us who has completed all the appointments in the College of University of Delhi, and that name is Professor Rama Sharma. I would request all of you to kindly give a big round of applause for Professor Rama Sharma, that she is the first principal and a woman who has completed all the appointments in the college. हाँ जी, हंसराज मैडम इस प्रिंसिपल मेरे अपने कॉलेज की प्रिंसिपल है, हंसराज कॉलेज की, तो मुझे थैंक यू सो मच मैम. सर जी सर, ये आपने बात कही सर, जब हम ये भी चर्चा कर रहे थे, हम ये असेसमेंट करते हैं कि हमारे कितने कॉलेजेस ने अपॉइंटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया. सर, एंड आई वुड लाइक टू अप्राइज यू सर कि हमने ये देखा और ये पाया कि मैक्सिमम वुमेन कॉलेज प्रिंसिपल्स ने ही अपॉइंटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया है. सर, मैं खुद बता रहा हूं कि सर हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जो लीड हमारी वुमेन प्रिंसिपल्स ने ली सर, दैट इज देयर इज नो कंपैरिजन फॉर दिस. सर, मैं आज से कुछ दिन पहले मैं थोड़ी राइटिंग कर लेता हूं. सर, मैं एक उदाहरण एक और बताऊंगा सर, कि मेरे से किसी ने पूछा कि मेरे को पढ़ने का शौक नहीं है. आई एम नॉट फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स, आई एम नॉट फाउंड ऑफ मच, की जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया. तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप ये राइटिंग करते हो, आपको कैसे, कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ते हो कि आपकी राइटिंग इंप्रूव होती है. कहीं नहीं आपने कहाँ से सीखी, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो मैं सोच में पड़ गया कि मेरे को किताबें पढ़ने का शौक नहीं है, फिर मेरी राइटिंग इंप्रूव कहाँ से हुई. तो जब मैं अपनी हिस्ट्री को सर ट्रेस किया सर,
तो मुझे एक नाम याद आया, प्रोफेसर के सुधा राव। प्रोफेसर के सुधा राव न्यूपा में थी, लेकिन वो एडवाइजर थी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में, जहाँ पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर नियुक्त हुआ था 1994 में। उनके पास जो ब्यूरो था वो था करियर डेवलपमेंट का, जहाँ पे टीचर्स के लिए काफ़ी स्कीम्स थी सर। लेकिन सर जब मेरी नियुक्ति हुई, मेरी जो पोस्टिंग हुई कहीं और हुई, तो उसको सीडी ब्यूरो कहते थे। जब लंच में मैं अपने साथियों के साथ मिला तो उन्होंने बोला कि तुम बच गए विकास। मैं कहा क्यों? कह रहे तुम्हारे साथ वाला जो ब्यूरो था सीडी ब्यूरो, वहाँ बच गए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन शाम को 4 बजे मेरी पोस्टिंग चेंज होकर सीडी ब्यूरो में ही हो गई। अब जब लोगों से बात करी, चर्चा करी, तो वो सीडी ब्यूरो को कैरियर डेवलपमेंट ब्यूरो नहीं कहते थे, वो उसको करेक्शन डिपार्टमेंट कहते थे। करेक्शन डिपार्टमेंट इसलिए कि जो मैडम एडवाइजर थी, जब हम नोट उनके आगे पुटअप करते थे, वो उस नोट में इतनी करेक्शंस कर देती थी कि वो समझ में नहीं आता था कि कितनी करेक्शंस ठीक करनी है, और इतनी करेक्शंस करके बार बार उनके पास ले जाना और उसको ठीक करना, तो ये अपने आप में थोड़ा सा चिड़ भी मचते थे सर कि कितनी बार एक नोट को आप इम्प्रूव करेंगे। लेकिन कोशिश करते थे कि चलिए उनसे समझते हैं, देखते हैं। तो आज मैं बताता हूं कि जब उनकी करेक्शंस, अपने ड्राफ्ट में भी 5 बार करेक्शन, 6 बार करेक्शन करना, तो शायद आज का मैं श्रेय, जो मेरी नोटिंग, ड्राफ्टिंग, मेरी लैंग्वेज पे कमांड है, मैं पूरा श्रेय उस वुमेन को देता हूं, प्रोफेसर के सुधा राव जी को, कि शी हैज टॉट मी इन द करेक्शन डिपार्टमेंट की व्हाट काइंड ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग इज रिक्वायर्ड। Sir, I would like to thank Professor Balram Pani, the Chairman, Non-Collegiate Women Education Board, Dean of Colleges, for his continued support at every stage of the program with involvement in the minutest detail. I also thank Professor Geeta Bhatt, Director, Non-Collegiate Women Education Board, for her tireless efforts from conceptualization to conduct of this seminar. I acknowledge the contribution of Mr. Rajendra Singh from Engineering Department and ICSSR for giving us due support in organizing this program. I also thank the Assistant Registrars of the University of Delhi, Mr. Sandeep, the General Branch, who has provided all support in organizing these programs, the NCC NSS volunteers, Captain Parminder Sehgal, and proctoral team in making this event a memorable one. Appreciation is also due to the security agencies and staff involved in the overall security and sanitation services. I also extend my thanks to all the persons present here today for gracing this occasion and making it a success. I thank you all for joining us today. Namaskar, Jai Hind. Thank you. धन्यवाद सर। सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों से निवेदन है, कृपया राष्ट्रगान हेतु यथास्थान खड़े हो जाइए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी जलपान हेतु आमंत्रित हैं। कृपया जो जहाँ है वहीं रहें, पहले हमारे अतिथियों को जाने